नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दास आप सभी का अपना यूजीसी नेट जेआरएफ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। साथियों, पता है कि हम लोग आज के कक्षा परिचर्चा में यूजीसी नेट का पेपर 1 जो होता है, जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस सीरीज में है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग अभी यूनिट नंबर 9 ये 9th यू का है, पीडी का मतलब पब्लिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट वाले यूनिट में है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट हम लोगों ने अब तक 1 से लेकर 8 यूनिट तक कंप्लीट कर लिया पूर्णतः कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज कर लिया, साथ ही शॉर्ट नोट्स भी हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप जा करके क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1 से लेकर 8 तक देख लेंगे। आज इसका पीडी का 6 लेक्चर है, इसका मतलब 5 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब कहेंगे सर ये जो मेरा लेक्चर यूनिट 1 से लेकर के 8 तक कहाँ मिलेगा। मैं कहूँगा कि यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से क्लास को कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तमाम चीज़ें। दूसरी बात, अगर कॉन्सेप्ट वहाँ से कंप्लीट हो जाता है तो साथ में आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए तो आपके पास PYQ ही आएगा ना, सॉरी क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आएगा ना। तो कॉन्सेप्ट कर लेने के बाद काम नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के बाद क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को टिक करना पड़ता है। तो क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट मिलने के बाद ही आपका क्या होता है, अल्टीमेट किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। इसीलिए आप क्या करते हैं, मेरे साथ 2015 से लेकर 2025 तक तकरीबन 10 से 11 साल का पेपर को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यानी क्वेश्चन को आंसर करते हैं, साथ ही उसके ऑप्शंस पर भी बात करते हैं ABCD के फॉर्म में। ठीक है, और मेरा मानना है कि दोनों चीज़ मिलेगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों मिला के 45 प्लस क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, 45 प्लस क्वेश्चन वाले सीरीज को भी देखते हैं। इसी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको, इस तरीके से जाएंगे ना तो मिल जाएगा। मेरे कोर्सेस है, मेरे कुछ प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 60 डेज JR बैच दिसंबर 2025 के लिए क्रैश कोर्स है, 0 to हीरो बैच है, ये बिगिनर्स के लिए लाया गया है। शुक्ल बैच भी यहाँ पर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये पुस्तक है, मिशन JR बैच भी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे का। सॉरी, कि यूनिट नंबर 9 में हम लोगों ने क्या अब तक देखा है। तो PDE है, पब्लिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के टोटल सेगमेंट कितने हैं। टोटल सेगमेंट को यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 करके मैंने दिखा दिया है कि MDG, SDG हो गया, आप जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। साथ को आपको ये भी पता होगा कि पर्यावरण जो मुद्दे हैं, इन्वायरमेंटल जो इशूज़ हैं, वो एनवायरमेंटल इशूज़ कितने प्रकार के तकलीफ़ें देकर जाता है हम लोग को, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ में मानव हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूटेंट्स का, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं उसको मिटिगेट करने का क्या तरीका हो सकता है। साथ में हम लोग कई प्रकार के इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ एसोसिएशंस होते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आपको पता होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने अर्थक्वेक को पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। अर्थक्वेक में जो खास तौर पे P वेव्स होता है, S वेव होता है, खास करके रिले वेव्स होता है और लब वेव होता है, हम लोगों ने कुल मिलाकर के तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखने की कोशिश किया था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि किसी को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसको, सुनामी को देखते हैं। सुनामी यानी खासकर अब सबसे पहले जानेंगे सुनामी होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है सुनामी के रिलेटेड बातें। नोट्स भी बनाते रहना है, मैं इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को या टॉपिक्स को या पॉइंट्स को मैं बता दूंगा कि ये आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं अंडरलाइन करके। सुनामी शब्द जापानी शब्दों के सू से लिया गया है। सू मतलब टी साइलेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए, टी साइलेंट होता है, यानी हिंदी में बात करेंगे तो तसू होता है, बाकी वैसे हम लोग बोलने के लिए सुनामी बोलते हैं SU, यानी टी साइलेंट करके, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह, या और नामी का अर्थ होता है लहरी से आया हुआ। ठीक है, नामी मतलब क्या होता है, लहरें। पहले बात याद रखें, ये जापानी शब्द है। सुनामी महासागर की लहरों की एक श्रृंखला है जिसमें बहुत लंबी तरंग धैर्य वेव, जो जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग धैर्य द्वारा वर्णित किया जाता है, अक्सर सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है। वे आमतौर पर महासागर में महत्वपूर्ण विघटनों के कारण होते हैं। ठीक है, महासागर में सबसे पहले जानेंगे सुनामी कहाँ होता है, महासागर में होता है। लहर कहाँ आएगा, महासागर में आएगा। नेक्स्ट बात आती है कि कॉजेज ऑफ सुनामी क्या होता है, यानी सुनामी के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि भूकंप। क्या पहला सबसे पहला कारण है,
अगर आपको ऑप्शन में दे देता है इस तरह की चीज़ें कि सुनामी के क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण भूकंप होता है, जो मुख्यतः भूकंपों के कारण ही होता है, यानी ज़मीन के अंदर है ना, लिथोस्फीयर वाले पार्ट पे ही तो होता है। दूसरा होता है भूस्खलन, भूस्खलन लैंडस्लाइड, आपने सुना होगा कई सारा, जैसे मान लो कि इस तरीके की चीज़ें अगर पहाड़ पे बनी हुई है, यहाँ पर अगर मान लो कि कोई इस जगह कोई बहुत बड़ा चट्टान है, और चट्टान अगर इस जगह है, तो क्या होता है कि अगर मान लो कि स्लाइड होकर के नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पर मान लो घर द्वार है, ठीक है, तो घर रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यक्ति, ये सड़क है तो इसको ब्लॉक कर देगा ना, इसी प्रकार समझना है इसको। दूसरा कहता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। तीसरा, ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब है वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। वॉल्केनिक इरप्शन मान लो आ जाए, यहाँ पे वॉल्केनिक बहुत ज़्यादा इरप्ट होना शुरू हो गया, निकलना शुरू हो गया, तो यहाँ निकलेगा तो नीचे की ओर आएगा ना, तो भी तो मान लिया जाए आवाज़ करेगा ना, आवाज़ करने के बाद क्या होगा, चीज़ें अनबैलेंस्ड होगा। पानी में अगर जाएगा, मान लो पानी में अगर होता है तो पानी में भी तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। नेक्स्ट होता है विस्फोट, एक्सप्लोजन। अगर मान लो कोई विस्फोट करना होता है पानी के अंदर, तो भी ये चीज़ें हो जाता है। हलचल, मेन ध्यान रखना है कि टू एंड फ्रो का मोशन। आपसे अगर आप मान लिया जाए कि आपका बैकग्राउंड अगर कहीं पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपने टू एंड फ्रो मोशन पढ़ा होगा, यानी एसएचएम की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसे आती है, कुछ चीज़ें चलती रहती है इस तरीके से, मतलब घड़ी के पेंडुलम की भांति, ठीक है। नेक्स्ट आता है उल्का पिंड का प्रभाव, मेट्रॉइड इम्पैक्ट। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जैसे मान लो कि कई सारे चीज़ें क्या होता है कि पानी में अगर कोई उल्का पिंड गिरा, उसके बाद तो क्या हो सकता है, उसमें तो हलचल आएगा ही, उस हलचल के कारण भी वो होता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ वेवलेंथ है, सागर का तल है, समुद्र का तल है, अब आपको पता होगा सुनामी की लहर है, इधर की डायरेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ तरंग की ऊंचाई दी हुई है कि कितनी ऊंचाई तक जा सकता है इसका, ठीक है। ये रनर अप है, यानी कि रनर अप का मतलब होता है कि यह पेड़ पौधा भी हो गया, यहाँ पानी का वेव्स क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ क्या लिखा है, सुनामी के दौरान तट का एक अनुप्रस्थ जो है ना काट है, ये अनुप्रस्थ काट है, ये विघटन महासागर की सतह से के नीचे, जैसे कि पानी के नीचे भूकंप या पनडुब्बी भूस्खलन होता है, या ऊपर से जैसे उल्का पिंड का प्रभाव हो सकता है इसमें, आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात आती है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सुनामी के बारे में, कि सुनामी बड़ी तरंग ऊंचाई, लंबी तरंग अवधि और उच्च वेग होते हैं इसमें। सुनामी की तरंग धैर्य जो होती है, वेवलेंथ जो होता है, 10 से लेकर के 500 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, दैट्स नोन एज क्या होता है, वेवलेंथ। फिर तरंग अवधि के बारे में, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे तक हो जाती है। आपको पता होगा 2005 के आसपास, या जो खासकर गुजरात में जो सुनामी आया था, और सुनामी के कारण जो कई सारे सैकड़ों लोग मारे गए थे, तो वो चीज़ें आपको याद होगा कि इस तरीके से चीज़ें बनती है। उसके बाद एनडीएमसी एक्ट आता है, तमाम चीज़ें। अगर आपको करंट देखना हो तो आप महाराष्ट्र की जो बीच है, या कहीं किसी भी बीच की जगह पे जब जाएंगे, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह की चीज़ें। लहरें आती है जाती है कैसे, उनकी लंबी तरंग दैर्घ्य के कारण सुनामी उथले पुथले पानियों तरंगों की प्रकार व्यवहार करती है। जब सुनामी किनारे के करीब आती है तो महत्वपूर्ण ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल ऊपर की ओर उठती है, पहुंच जा सकते हैं, और अक्सर इसे रनर अप ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहता है, रनर अप ऊंचाई कहा जाता है, जो आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था। समुद्र की गहराई सुनामी के तरंग की ऊंचाई का मुख्य कारक जब यह किनारे तक पहुंचती है तब होता है। नेक्स्ट बात आता है कि सुनामी के बारे में दिया हुआ है कि जैसे ही सुनामी उथले तटीय जल में पहुंचती है, क्या उथले तटीय जल में पहुंचती है, तो उनकी गति बढ़ जाती है, जबकि उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। ध्यान रखना है। सुनामी खुले समुद्र में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। जब खुला समुद्र है तब एक सुनामी को बनाने वाली एक श्रृंखला को सुनामी ट्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुनामी ट्रेन। जैसे आप लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि सुनामी ट्रेन कहा जाता है। सुनामी तटीय क्षेत्रों पर पहुंचने पर विशाल विनाश कर सकती है, जिससे तटीय कटाव, वनस्पति हानि और तटीय निवासियों के लिए मिश्रित चेतावनी समय होता है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का, नाम सुना होगा, पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन सुनामी का मुख्य स्रोत है। क्या है, सुनामी का मुख्य स्रोत है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। यानी उत्तरी अमेरिका की बात, ये उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका भी प्रशांत का जो है ना, प्रशांत में रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बेल्ट जहाँ पर तमाम हर समय मतलब भूकंप का जो क्षेत्र होता है, मतलब इवन कह सकते हैं कि वहाँ पर जो अर्थक्वेक टाइप की चीज़ें आती ही रहती है, साथ अपने स्थान के कारण सुनामी के लिए अधिक जोखिम है। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर एक सुनामी चेतावनी प्रणाली है। तटीय क्षेत्रों में सुनामी जो है ना, चेतावनी प्रणाली सिस्टम होती है, जो निगरानी करती है और चेतावनियाँ प्रदान करती है कि अब ऐसा कुछ होने वाला है, सुनामी आने वाली है।
जैसे मान लिया जाए कि अर्थक्वेक के बारे में जानकारी लेना या उसकी संभावना को व्यक्त करना सही नहीं साबित होता है, बट सुनामी के बारे में कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ मिनट में या कुछ घंटे में सुनामी आने वाली है। कारण इसमें समुद्र की लहरें को देख करके समझ में आ जाती है। असामान्य रूप से शांत और पीछे हटता समुद्री पानी का एक अशान्य क्या होता है, सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में काम करता है। मार्च 2011 में जापान को प्रभावित करने वाली विनाशकारी सुनामी का एक प्रमुख उदाहरण यहाँ दिया गया है, जो कितना था 9.0 की मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप से प्रेरित थी। यानी कुल मिलाकर समझिए कि पहले अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक आने के रिजल्ट के तौर पे क्या आया था, सुनामी आया था। इस सुनामी ने गंभीर क्षति का कारण बनी, इसमें परमाणु शक्ति संयंत्रों की क्षति और रेडियोधर्मी प्रदूषण शामिल है इसमें। फिर कहता है जो हिंद महासागर से में उत्पन्न जो होती है सुनामी ने इंडोनेशिया और भारत में भी महत्वपूर्ण विनाश का कारण बनी है, जो आपको मैंने बताया था गुजरात वाला पार्ट में। ठीक है, अब इवन ओडिशा में देखेंगे कि ये चीज़ें चलती ही रहती है, मतलब कि लहर का, समुद्री की लहर का ज्वार भाटा जिसको कहते हैं। आप कुल मिला के ऐसा समझो ना कि सुनामी का जो इनिशियल फेज को ज्वार भाटा आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, वही अगर बहुत बड़ा फेज में हो गया तो सुनामी आ गया। अब आता है हम लोग साइक्लोन, चक्रवात पे चलते हैं। अब चक्रवात भी सच में पूछा जाए तो वही चक्रवात है, यानी जो पानी से ही उठने वाली की चीज़ होती है। जैसे इस डायरेक्शन में अगर मान लो चलते रहता है तो इसको चक्रवात के तौर पे चलते रहता है। यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हाई प्रेशर तो ऊपर की ओर जो होता है लो प्रेशर वहाँ पर भागते रहता है। यहाँ पे उच्च चक्रवात उच्च दबाव है, यानी हाई प्रेशर प्रणालियों से घिरे निम्न वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र होते हैं। ये बात पता चल गया। इसमें शक्तिशाली हवाओं के साथ जो होती है वायुमंडलीय अशांति की एक घूर्णन घूमने लगता है। जैसे मान लो अगर सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर क्या लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर मतलब कि वहाँ निम्न दाब, और तमाम इस जगह पे क्या हाई प्रेशर है, तो ये जो होगा इस तरीके से आएगा और यहाँ पर जब आएगा तो घूमने लगेगा, चक्कर की तरह काटने लगेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कहता है चक्रवात की विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ साइक्लोन क्या होता है। फीचर्स ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करें, सबसे पहले तो तीव्र हवाएं होती हैं, यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है। चक्रवाती हवाएं 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति पहुंच सकती है आपके पास। असाधारण वर्षा होता है, इसमें एक्सेप्शनल रेन होता है। चक्रवात भारी वर्षा का उत्पादन कर सकती है, जिससे बाढ़ भी आ सकती है। आपको पता ही होगा चक्रवात के कारण जो है उड़ीसा में तमाम जगह आप प्रत्येक साल सुनते होंगे कि आज ये समस्या आ गई, आज ये समस्या आ गई। पेड़ पौधे का टूटना तो आम ही रहता है। तूफानी उथल पुथल की बात हो रही है, स्टॉर्म सर्ज के बारे में बात हो रही है। तूफानी उथल पुथल एक चक्रवात के कारण खासतौर पे समुद्र के स्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है। यह तटीय क्षेत्रों को डुबो सकता है और व्यापक क्षति के कारण बन सकता है। नेक्स्ट कहता है उत्तरी गोलार्ध में, खासकर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। जैसे मान लो ये आपका क्षेत्र है, ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट है ये हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध हो गया। वो चक्रवाती हवाएं वामावर्त घूमती है, यानी वामावर्त मतलब क्या हुआ, लेफ्ट की ओर हो गया ना। ठीक है, लेफ्ट की डायरेक्शन में वामावर्त, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती है, राइट डायरेक्शन में घूमती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात मुख्य रूप से विश्व भर में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में, ये दोनों जगह ज़्यादातर देखे जाते हैं चक्रवात। और जब एंटी चक्रवात देखेंगे, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन जब देखेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कहाँ से कैसे उठती है और कैसे जाती है सो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में जाते हैं। जैसे मान लो अगर समझना हो इसको तो इस तरीके से समझिए, ये पार्ट है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं बीच का, ये तो 0 डिग्री हो गया ना, ये 33 हो गया, ये 66 हो गया और ये 90 वाला पार्ट हो गया। इसी प्रकार ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। ठीक है, बीच में तो 0 डिग्री पे तो आएगा ही नहीं कभी, तो इसीलिए इस जगह पे ज़्यादातर चीज़ें चलती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, यानी 66 से लेकर के इस 66 के बीच की बात आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के। अब कहता है कि चक्रवातों के नामकरण कैसे किया जाए, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन, आपने नाम सुना होगा चक्रवात का कि विभिन्न देशों के द्वारा जो है ना नामकरण दिया जाता है। पाकिस्तान ने ये नाम दिया है, म्यांमार ने ये नाम दिया, इंडोनेशिया ने ये नाम दिया, बांग्लादेश ने ये नाम दिया, तो चक्रवात का नाम दिया जाता है। उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक होता है। विश्व भर में उन्होंने विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि उसका नामकरण के पीछे का लॉजिक क्या है, अगर इसमें दिया है तो। जैसे ये देखो,
अब यहाँ देखो टाइफून या हरिकेन के बारे में दिया हुआ है। टाइफून और हरिकेन कैरिबियाई और मेक्सिको की खाड़ी में होता है, जो आपको खासतौर पे मेक्सिको खाड़ी यानी कि कुल मिला के नॉर्थ अमेरिका जो होता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो देश होता है ना, उसी को टाइफून, उसी में जो चलने वाली जो चक्रवात आती है उसी को टाइफून या हरिकेन बोलते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब कि जो बीच का जो मैंने आपको क्या कहा उसमें तटबंधीय क्षेत्र में, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये भारत का नाम दिया जाता है। विली विली जो होता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया के नाम द्वारा दिया जाता है। और टॉर्नेडो जो होता है ये साउथ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया? साउथ अमेरिका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में चक्रवात प्रकृति के मध्यम होते हैं और उड़ीसा विशेष राज्य, अभी जस्ट मैंने उड़ीसा के बारे में कहा, तो उड़ीसा के बारे में जब भी आता तो उड़ीसा राज्य विशेष रूप से संवेदनशील होता है इसके लिए। अब चक्रवात से होने वाली क्षति। चक्रवात 5 स्तरों पर वर्गीकृत किए जाते हैं, जिसमें श्रेणी 5 सबसे गंभीर होती है। 252 किलोमीटर प्रति घंटा तक अत्यधिक उच्च विंड स्पीड शामिल होती है। चक्रवात बुनियादी ढांचे और इमारतों को व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बाढ़, भूस्खलन, बिजली की कटौती का कारण भी बन सकते हैं। चक्रवात जो होता है मलेरिया और दस्त जैसे बीमारियों के प्रकोप का कारण भी। देखिए चक्रवात में क्या होता है कि अनसीजनल बारिश होती है। अनसीजनल बारिश के कारण क्या होता है, जहाँ पर पानी गया वहाँ जम गया पानी। अब पानी जमने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर कई सारी मच्छरें जो होती है वहाँ बैठ करके, क्या स्वाभाविक बात है ना, जहाँ नहीं जाएगा तो पानी तो जमेगा ना वहाँ पे, इसीलिए वहाँ मलेरिया और दस्त जैसी बीमारियों का प्रकोप भी बन जाता है। इवन देखा होगा आपने, जो फ्लड आती है तो फ्लड के समय में भी इस तरह की बीमारियाँ जो है ना जनरली होना शुरू हो जाता है। अब आता है कि साइक्लोन मिटिगेशन मेजर्स के बारे में बात करना, यानी चक्रवात निवारण उपाय। तो चक्रवात निवारण उपाय के बारे में की है हरित पट्टी वृक्षारोपण, ग्रीन बेल्ट प्लांटेशन के बारे में। तट पर पेड़ों और झाड़ियों का वृक्षारोपण करने से चक्रवात के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे वायु को कमजोर करने और वर्षा जल का अवशोषित करने का काम होता है। फिर कहता है प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ लोगों को चक्रवात के आने वाले आगमन की चेतावनी दे सकती है और उन्हें सुरक्षित स्थान वाली निकासी के लिए समय दे सकती है। वही मैंने आपको शुरुआत में कहा ना कि अर्थक्वेक के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाती है, बट साइक्लोन के बारे में जो हमारे मौसमविद है, मौसम विज्ञानविद, वो सब जानकारी बता देते हैं। चक्रवात आश्रय स्थल, साइक्लोन शेल्टर्स के बारे में, जहाँ पर रुकने का, ठहरने का जगह होता है। चक्रवात आश्रय स्थल उन लोगों के लिए सुरक्षित शरण प्रदान कर सकते हैं जो अपने घरों को खाली नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं भारत में साइक्लोन के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें कंसेप्ट में है। पहली बात, चक्रवातों का नामकरण के बारे में देखा कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन के बारे में। चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका नाम याद रखना है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ये संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है, द्वारा किया जाता है। आपको पूछ देते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो किसका भाग है? संयुक्त राष्ट्र का भाग है। WMO जो है 6 सदस्यीय क्षेत्रीय विशेषज्ञ मौसम विज्ञान केंद्र है, जो अपने अपने क्षेत्रों में चक्रवातों का नामकरण करते हैं। भारत के लिए RSMC, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD का क्या करता है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो 169 नामों को बनाए रखता है। ये नाम WMO, ये आर्थिक विकास, आर्थिक और इकोनॉमिक, जो इकोसॉक के बारे में आपने नाम सुना होगा, आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र, इस कैप के बारे में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल के 13 सदस्य देशों द्वारा सुझाए जाते हैं। नाम इस प्रकार से चुने जाते हैं कि ताकि वे क्षेत्र के लोगों के लिए परिचित और आसानी से पहचानने योग्य हो जाए। जैसे मान लें कुछ ऐसे नाम दो जिससे कि वहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड जगह होता है, प्रभावित जगह होता है, वो जगह के बारे में लोग आसानी से समझें कि हाँ ये साइक्लोन है। 2023 में भारत में चक्रवातों के नाम अग्नि, आकाश, बिजली, ओनिल, ओग्नि, निशा, गिरी, वरुण, मिरासु आग थे। नीर, प्रभा, घूर्णी 2024 में बनने वाले चक्रवातों के नाम। इस तरह से 2025 में क्या क्या नाम होगा ये एक बार आप क्या करना देख लेना है आपको। भारत में प्रमुख चक्रवात के बारे में अगर यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पे दिया गया है कि आपको बस सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे चक्रवात असनी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए चक्रवात जावाद है, चक्रवात मौसम है कि इसमें दिया हुआ है तख्ते, यास, चक्रवात अम्फान, निसर्ग, फनी, वायु, इस तरह से चीज़ें हैं। आपको बस नाम याद रखना कि आप कहेंगे सर ऐसा ऐसा नाम है, याद नहीं रहता है, तो आपको एक बार अपने बोलेंगे समझेंगे तो पता चल जाएगा। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आने का कारण क्या है? जैसे मान लो कि आपको मैंने क्या कहा, ये जैसे मेरा प्यारा भारत है, तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हो गया, बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हो गया, ये अरब सागर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो अरब सागर, तो अब क्या कहता है कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो है ज़्यादा क्यों आता है, किसके तुलना में? अरब सागर की तुलना में। इसका कारण देख लेते हम लोग। पहला तो भौगोलिक संरचना है। क्या है? पहला भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है।
बंगाल की खाड़ी एक अपेक्षाकृत क्या है, उथली खाड़ी है। क्या है, उथली खाड़ी है, यानी गहराई कम है इसमें, इसीलिए एक विस्तृत महाद्वीपीय सेल्फ बन जाता है। क्या होता है विस्तृत, बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ की बारे में बात हो रही है। आप कहेंगे सर ये बता दो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता क्या है। जैसे मान लिया जाए कि अपना प्यारा भारत है, अब यहाँ से जो अब देख रहे हैं ये जो, क्योंकि यहाँ नदी इधर की इस डायरेक्शन में जाती है ना, इस डायरेक्शन में नदी के आने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाद का जमाव हो जाता है, गाद का। और ये गाद के जमने के कारण क्या होता है कि सेल्फ जो होता है, यानी कि नदी पानी उस पर, पानी उसके ऊपर है, यहाँ से तो पानी स्टार्ट हो जाता है सागर का, महासागर का जो भी है। तो यहाँ जो जमीन का जो उथला हुआ भाग है जिसको डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं, उस डेल्टाई क्षेत्र के कारण ही महाद्वीपीय सेल्फ बोलते हैं। यह कार्य इसे मजबूत चक्रवाती परिसंचरण के निर्माण के लिए अधिक संवेदनशील बनाता है। अरब सागर इसीलिए उथला भी है। अरब सागर एक गहरा और अधिक लंबा समुद्र है, क्या है, जो चक्रवातों के निर्माण के लिए कम अनुकूल है। बात तो पहला समझ ली, पहला कारण क्या था, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि एक तरफ उथली है, एक तरफ गहरी है। इस कारण से जो उथली होती है वो ज़्यादा चक्रवात के लिए जगह, सेंसिटिव जगह है, जो गहरी होती है वहाँ नहीं होता है। दूसरा होता है समुद्री सतह का तापमान। समुद्री सतह का तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर, SST। तो समुद्री सतह का तापमान जो होता है बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक गर्म समुद्री सतह का तापमान होता है। क्यों, क्योंकि उथली होने के कारण क्या है, आप खुद ही सोचो कि पानी क्या क्या है, जमीन बहुत कम गहराई है, उथली होने के कारण बहुत जल्दी हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। चक्रवातों के निर्माण के लिए गर्म SST, यानी क्या, SST सरफेस टेम्परेचर की मैं बात, सी सरफेस टेम्परेचर की SST आवश्यक चलते हैं, क्योंकि वे चक्रवातों को विकसित करने और तीव्र करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तीसरा होता है ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण, यानी वर्टिकल विंड सीयर के बारे में बात है, ऊपर डायरेक्शन की ओर। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में कम ऊर्ध्वाधर पवन अपरूपण होता है, जो चक्रवातों के निर्माण के लिए अधिक अनुकूल बनाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने कहाँ देख लिया, अब चलते हैं वॉल्केनो पर। कहाँ चलेंगे, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले देखिए ज्वालामुखी का प्रथम बार खुलना। ज्वालामुखी वृक्ष की प्रकार धीरे धीरे खोलते हैं और पृथ्वी की सतह से बाहर उद्घाटन करते हैं। इसके दौरान गर्म गैस, राख, गंधक, भाप, अन्य सामग्री उद्घाटित होती है, जिसे पायरोक्लास्टिक, क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक प्रवाह का। पायरोक्लास्टिक का मतलब होता है कि जो वॉल्केनो के कारण जो उसमें से निकलने वाला जो जितनी भी चीज़ें लिक्विड के, जो अब जिस दोनों फॉर्म में, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस तीनों होता है। ठीक है, तो जो निकलता है वो जो प्रदूषक के तौर पे काम आता है, रहता है उसमें, उसको पायरोक्लास्टिक बोलते हैं। पायरो मतलब क्या, बहुत ज़्यादा हीट रहता है, वो गर्म होता है। गति और विनाशकारिता क्या है, ज्वालामुखी के प्रवाह अत्यंत गति वाले होते हैं। ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी क्या होता है, अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। जो, और ज्वालामुखी मतलब अर्थ में जो वॉल्केनो होता है, विशाल क्षेत्रों में हानि का कारण बस। अगर आपको समझना हो ना खासकर वॉल्केनो को, तो एक हॉलीवुड की मूवी है वॉल्केनो के नाम से। ठीक है, ये वॉल्केनो के नाम से हॉलीवुड में मूवी है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, फिल्म है एक, ये फिल्म का नाम ही है वॉल्केनो। देखना कि बहुत बहुत कुछ समझ में आएगा। वैसे भी साउथ की, खास साउथ कहते हैं, जो ग्लोबल मूवी होती है हॉलीवुड की, वो देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा चीज़ें समझ में आएगा आपको। यहाँ पर इंडिया में तो जानते हो प्यार मोहब्बत से ज़्यादा कुछ ऊपर उठता ही नहीं है। लोग कुछ भी हुआ प्यार मोहब्बत के बीच में एंगल घुसा देता है मूवी में। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना माइंडसेट है काम करने का, मूवी बनाने का। लोग जिसमें जितना जिसको देखता है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। स्थान के बारे में बात करेंगे तो ज्वालामुखी आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेट और या तो संघर्ष करती है, या तो कवरेज टकराव के, या फिर विचलन अलग होती है। तीन चीज़, टेक्टोनिक या तो टकराव करेगी या तो अलग हटेगी, यही चीज़ है, ये काम करती है। सबडक्शन जोन जो होता है, सबडक्शन जोन कहेंगे क्या होता है, सबडक्शन जोन होता है जैसे मान लो एक प्लेट इधर से आया, एक प्लेट इधर से आया, तो एक प्लेट इधर घुस गया, ठीक है, या ये ऊपर चढ़ गया, तो यही सबडक्शन जोन बनाता है। तो यही सबडक्शन जोन जो होता है ना, यहाँ पर ऊपर जो उठा, यही वॉल्केनो का क्या करता है, इरप्शन का कारण बनता है। जहाँ एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट नीचे डूबती है ना। तो दोनों प्लेट अलग अलग प्लेट है, एक हो गया महासागरीय प्लेट हो गया, एक महाद्वीपीय प्लेट हो गया। महाद्वीपीय गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सामान्य स्थान होते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर को घेरने वाले रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि ये देखना जरूरी है आखिर कैसे फटता है ज्वालामुखी। प्रश्न ये है आखिर कैसे फटता है ज्वालामुखी। सबसे पहले आप देखिए, ये यहाँ पर बात हो रही है, जैसे मान लो कि ये चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ देखो,
ये मान लिया जाए कि यहाँ से इरप्शन शुरू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर जो गर्म हो रहा है हीट, मैग्मा, मैग्मा पिघली चट्टाने हैं, मैग्मा ये पार्ट का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। दूसरी बात, मैग्मा जो होता है ना लावा के तौर पे बाहर निकलता है। आपको पता है कि ये जो निकल रहा है वो लावा निकल रहा है। ये जो होता है बड़े मैग्मा चैम्बर्स धरती के 10 टुकड़े अंदर किलोमीटर अंदर होते हैं। ये नाली है ऊपर से जब वो निकलने वाला चीज़ है गैस के तौर पे या किसी भी तौर पे। फिर कहता है क्या कि ये मैग्मा जो होता है ये ज्वालामुखी का मुंह है, ये मान लो ये मुंह है, ठीक है। अब कहते हैं भूकंपीय क्षेत्र हो गया, ये भूकंप यहाँ पर आ जाता है उसके लिए बताया। ये गैस है, ये चट्टानों से पिघलने के बाद लावा का बाहर नहीं, बिल्कुल आपको तो मैंने बता ही दिया कि मैग्मा बाहर निकलती है तो उसको लावा बोलते हैं। राख के बादल 32,000 मीटर तक ऊंचाई तक जा सकता है, ये काफ़ी ऊंचा तक जा सकता है। इसीलिए आप वोल्केनो मूवी देखोगे ना, समझ में चीज़ें बहुत कुछ आ जाएंगी। मैग्मा लावा में बदल जाता है। फिर कहता है कि खनिज कण वाले जो राख के बादल जो सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं, राख गिरती है, राख नीचे नीचे गिरना शुरू हो गया। नेक्स्ट कहता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बात हो रही है। क्या हो रही है? ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। इसमें शामिल है ज्वालामुखी राख के कारण विमानों के लिए खतरे। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी राख और सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों द्वारा सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध करने और पृथ्वी के निचले वातावरण को ठंडा करने के वैश्विक तापमान में परिवर्तन। फिर आता है लावा प्रवाह, राख की वर्षा और पायरोक्लास्टिक प्रवाहों से जुड़े विस्फोट खतरे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? फ्लड के लिए। कहाँ चलते हैं? फ्लड के पास, ठीक है। बाढ़ आप जानते हो, खास करके भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, फ्लड से तमाम शायद मैक्सिमम राज्य मुझे लगता है कि फ्लड का प्रभावित क्षेत्र रहा है। चाहे वो साउथ का कर्नाटक या केरला ही क्यों ना हो, तमिलनाडु क्यों ना हो, और नॉर्थ में बिहार उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, ठीक है, या असम। उधर अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं तो असम को देख लीजिए, मेघालय को देख लीजिए। बाढ़ वह उच्च जल स्तर है जो सामान्यतः डूबे हुए नहीं होते, भूमि को जलमग्न कर देते हैं। क्या करते हैं? जलमग्न कर देते हैं। बाढ़ के 3 मुख्य कारण होते हैं। फ्लैश बाढ़ होता है, ठीक है, फ्लैश फ्लड जिसको बोलते हैं, नदीय बाढ़ होता है और शहरी बाढ़ होता है। आज के डेट में एक बात गौर करने वाली बात है ना कि शहरी बाढ़ जो है, खास करके जो अर्बन फ्लड बोलते हैं, अर्बन फ्लड बहुत चर्चा का विषय रहता है। आपने सुना होगा कर्नाटका में जो उसकी ये राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु में आ गया था, हैदराबाद में आ गया था। तो ये सब पटना में आपने सुना होगा, बिहार का पटना में जो है खासकर ड्रेनेज सिस्टम की सिस्टम या जाम होने के कारण जो है सो शहरी बाढ़ का कारण बनता है। अब सबसे पहले देखते हैं फ्लैश फ्लड के बारे में। फ्लैश फ्लड क्या होता है? तीव्र वर्षा की से होने वाली त्वरित आंतरिक बाढ़ होती है। काफ़ी ज़्यादा वर्षा होना शुरू हो जाता है। ये ढलान या समतल भूभागों में हो सकती है, लेकिन ये अधिकतर ढलान वाले भूभागों में आम होती है, जहाँ पानी तेजी से बहता है, उच्च विनाशकारी क्षमता रखता है। फ्लैश बाढ़ किसी भी जगह हो सकती है, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी सामान्यतः बाढ़ के लिए प्रबंध नहीं होते। अब सबसे पहले जानते हैं फ्लैश बाढ़ के कारण क्या है। सबसे पहला जो कारण यहाँ दे रहा है कि थोड़े समय में भारी वर्षा, कम समय रहेगा। और आपने नाम सुना, क्लाउड बर्स्ट का नाम सुना होगा। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? यानी बादल का फटना। तो बादल फट भी जाता है ना तो भी इस तरह की चीज़ें हो जाती है। फ्लैश बाढ़ होता है, फ्लड होता है, आमतौर पर गरज के साथ होने वाली तूफानों से जुड़ी होती है, जो थोड़े समय में बहुत भारी वर्षा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि नदी तल में भारी गाद, जो सिल्टेशन की बात आती है ना, जो आपने सुना होगा कि गंगा में काफ़ी ज़्यादा सिल्ट जमा हो जाता है। सिल्ट जमा हो जाएगा तो पानी का बहाव रुक जाएगा। अब पानी का बहाव रुकेगा तो जहाँ भी पानी का बहाव रुका, तो जो जगह पानी रुका हुआ वहीं पर क्या हो जाएगा? उसका वर्टिकल राइजिंग शुरू हो जाएगा। अब वर्टिकल राइजिंग होने के बाद क्या होगा कि पानी जो है आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? फ्लड, बाढ़। तो वही है, गाद संचय। नदी जो तल में मिट्टी का जमाव है, भारी गाद से नदियों और धाराओं की जल वहन क्षमता कम हो जाती है। सही बात है, उसकी वाटर कैपेसिटी तो कम ही होगा ना, जिससे भारी वर्षा के दौरान उनके उफान की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आती है नालियों में अवरोध। नालियों में अवरोध भी फ्लैश बाढ़ के कारण बन सकता है, क्योंकि जो पानी पर्याप्त तेजी से पिघल नहीं पाता। अवरोध मलबे, पत्तियों और यहाँ तक कि जानवरों द्वारा हो सकते हैं। फिर आता है भूस्खलन से धारा के प्रवाह में बाधा। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर जम जाएगा आकर की पत्थर। भूस्खलन धाराओं के प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं, जिससे पानी पीछे जमा होकर आसपास के क्षेत्र में बाढ़ ला सकता है। बांध और जलाशयों का निर्माण। बांध और जलाशय बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायता कर सकते हैं, लेकिन यदि उनका सही प्रबंधन नहीं किया जाता तो वे फ्लैश बाढ़ के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अब आता है बवंडरों क्षेत्रों में आने वाले बलवान हवाओं के साथ भारी मूसलाधार वर्षा और तूफानी उफान के साथ।
चक्रवात के क्षेत्रों में बलवान हवाएं और स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में बात हो रही है। बलवान मतलब सीधी सी बात समझो, भारी वर्षा की, हैवी रेनफॉल की बन सकती है, जो तीव्र बाढ़ की संभावना है। तूफानी उफान जो एक चक्रवात द्वारा समुद्र के किनारे को ऊपर धक्का देने वाला एक पानी की दीवार होती है, समुद्र के किनारे क्षेत्रों में तीव्र बाढ़ की योगदान कर सकता है। नेक्स्ट होता है कैटाबैटिक हवाएं होती है। कैटाबैटिक विंड्स क्या होता है? हवाएं जो बढ़ती वायु के साथ रात्रि को आमतौर पर ऊंचाई की ओर बहती है। जब वायु ठंडी होती है तो घनी होती है। ये गर्म नम वायु के पहाड़ों पर डकार रडाक करती है, जिसे मेढक बनाने और भारी बारिश की संभावना होती है। डकार बन सकती है, अच्छा, जिससे तीव्र बाढ़ का कारण बन सकती है। कैटाबैटिक इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं। अब है तो एनाबैटिक विंड्स क्या होता है? हवाएं जो डूब के दौरान ऊपर की ओर बहती है और आमतौर पर दिन के समय जब भूमि गर्म होती है तो जिससे वायु कम घनी होती है, ये बादलों को छीन सकती है, तीव्र बाढ़ की संभावना को कम कर सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ क्लाउड बर्स्ट का। ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लाउड बर्स्ट के बारे में तमाम चीज़ों को देखेंगे। जो मैंने आपको बताया था, बादल का फटना, मेघ विस्फोट को ही क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा क्लाउड बर्स्ट के कारण खासतौर पे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, या इवन उत्तराखंड में खासतौर पे ये तमाम घटनाएं होती रहती है, ठीक है, भारत में। तो क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए मस्त, ठीक है। बाकी लेक्चर्स को भी देख लीजिए, आपके उपयोगी चीज़ें होगी। पेपर 1 का पेपर 2 जहाँ भी लगता है तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर गो थ्रू कीजिए, आपके काम की चीज़ें हैं, ज़रूर देखिए उसको। बाकी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, काम की चीज़ें आपके लिए है तो ज़रूर यूज कीजिए उसको।